राधे राधे सभी को। वेलकम टू मेहता कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज फिजिक्स लेक्चरर नीरज कुमार चौधरी। सो प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपन ने जो स्टडी किया था वो सेंट्रल फोर्स के अंतर्गत, ठीक है, केंद्रीय बल के अंतर्गत जो अपने पास में ट्रेजेक्ट्रीज आ रही थी, ठीक है, जो प्रक्षेप जो पथ आ रहे थे अपने पास में, जो ट्रेजेक्ट्रीज जो पाथ थे अपने पास में, उनके बारे में अपन ने क्या किया था, स्टडी किया था प्रीवियस लेक्चर में। और उसमें अपन ने ये देखा था कि अपने पास में चार तरीके के क्या आ रहे थे, पथ आ रहे थे, ठीक है, चार तरीके के थे, चार तरीके के पाथ आ रहे थे। और वो जो थे कौन कौन से थे, एक तो सर्कल, एक एलिप्स, एक पैराबोला और एक कौन सा था, हाइपरबोला। और इन चारों के लिए ही जो इसेंट्रिसिटी की वैल्यू थी, जो उत्केंद्रता की वैल्यू थी, वो भी अपने पास में अलग अलग डिफाइन होती थी, ठीक है। वो मैंने आपको बताया भी था, उसमें आपको ये भी समझाया था कि जो ई की वैल्यू 0 है वो किसके लिए आ रही थी, सर्किल के लिए। ई की वैल्यू लेस देन 1 किसके लिए हो रखी थी अपने पास में, ई की वैल्यू जो अपने पास में लेस देन 1 आ रही थी वो किसके लिए आ रही थी, मेरे दिमाग से निकल गया। देखो थोड़ा सा मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूं इस चीज को। जो ई की वैल्यू 0 थी, ई की वैल्यू 0 थी, ये किसके लिए आ रही थी, सर्किल के लिए, ठीक है। जो ई की वैल्यू हमारे पास में 0 आ रही थी, ये किसके लिए अपन ने निकाली थी, ये निकाली थी अपन ने सर्किल के लिए। वहीं अगर मैं बात करता हूं ई की वैल्यू किसके लिए, ग्रेटर देन 1, ठीक है, ई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ये आ रही थी अपने पास में हाइपरबोला के लिए, हाइपरबोला, ठीक है। ई लेस देन 1 ये आ रहा था एलिप्स के लिए, और ई इक्वल्स टू 1 ये अपने पास में किसके लिए आ रहा था, पैराबोला के लिए, ठीक है। मतलब वृत्त, दीर्घवृत्त, वलय और परावलय, ये सारे अपन ने पढ़े, ठीक है। इनके बारे में मैंने स्टडी की थी और उसमें उत्केंद्रता के बारे में मैंने क्या किया था, डिस्कस किया था ये, ठीक है। ये चारों मैंने डिस्कस किए थे आपके। अब इससे बिसाइड दैट मेरे को थोड़ा सा एक चीज समझानी है आपको, ठीक है। अब जो अपने पास में जो अपना अगला टॉपिक आएगा वो आएगा अपने पास में ऑर्बिटल इक्वेशंस, कक्षीय समीकरण। अरे यार मिट क्यों नहीं रहा, एक काम करो, ठीक है। अपने पास में जो अपना अगला टॉपिक है वो यही है, ऑर्बिटल इक्वेशंस, कक्षीय समीकरण। किसके बारे में स्टडी करेंगे, कक्षीय समीकरण। कक्षीय समीकरण में जाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं, जो अपन ने जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, इनकी वैल्यूज के बारे में अपन ने डिसाइड किया था कि भाई उत्केंद्रता की वैल्यू जैसे जैसे अलग होगी अपने पास में पाथ अलग अलग आएगा, ठीक है। तो उसको है ना एक वेल डिफाइंड एक डायग्राम में क्या कर लेते हैं, शो कर लेते हैं, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। देखो ध्यान देना, ये अपने पास में सर्किल, ठीक है, ये अपने पास में क्या हो गया, सर्किल हो गया। ये क्या आ गया आपके पास में, इलिप्स, ठीक है। ये अपने पास में क्या बनेगा, इलिप्स। एक मिनट, इसको और थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं, कोइंसाइड करे इसमें, इसको ऐसे ना बना के ऐसे बना देता हूं मैं, ये कुछ ऐसा बनेगा। ये इस तरीके से, ठीक है। ये अपने पास में क्या आ गया, इलिप्स। इसके बारे में स्टडी की थी अपन ने, ये इलिप्स था, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं किसकी, पैराबोला की, ठीक है। तो पैराबोला जो होगा अपने पास में वो कितना आएगा, देखो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ये पैराबोला जाएगा आपका, ठीक है, ये पैराबोला हो जाएगा। और अगर हाइपरबोला की बात करता हूं तो हाइपरबोला वैसे इसमें शो तो नहीं कर सकते, लेकिन इसको हल्का सा अपन और थोड़ा सा डाइवर्ट कर देते हैं, ये हाइपरबोला हो गया, ठीक है। तो अपने पास में इसको एक ही डायग्राम में शो किया है मैंने कि अपने पास में जितने भी ऑर्बिट तो क्या कहूंगा मैं, जितने भी कक्ष बन रहे हैं अपने पास में, कक्ष तो नहीं, पथ जितने भी बन रहे हैं, ट्रेजेक्ट्रीज जितनी भी बन रही हैं अपने पास में, प्रक्षेप जो पथ बन रहे हैं वो कुछ इस तरीके से बन रहे हैं। अपन ने इसी के बारे में स्टडी किया, ठीक है। इसके बारे में अपन ने क्या किया था, डिटेल स्टडी में प्रीवियस लेक्चर में आपको करवा चुका हूं। अब इसको एक ही उस पर मैंने क्या कर दिया है, शो कर दिया है। देखो ये इसकी कोई एक सेंटर लाइन है, ठीक है। एलिप्स को थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं अपन।
ये कुछ इस तरीके से, तो ये एलिप्स कम लग रहा है मुझे। एक मिनट, ठीक है, ये एलिप्स का बन गया अपने पास। थोड़ा सा ये एलिप्टिकल थोड़ा सा नहीं बन पाया, पर कोई बात नहीं, काम चल जाएगा अपना, ठीक है। और ये अपने पास में एक मूल बिंदु है जिसके चारों तरफ अपने पास में क्या हो रहा है, ये घूम रहा है। आपका जो कोई भी कण है वो केंद्रीय बल के क्या आ रखा है, केंद्रीय बल के अंतर्गत क्या कर रहा है, इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है। ये आपका वो मूल बिंदु है, ठीक है, जिसको फोकस बोला जाता है। अभी फोकस सबका सेम है, एलिप्स के लिए भी यही फोकस है, सर्किल के लिए भी यही फोकस है, पैराबोला के लिए भी यही है और हाइपरबोला के लिए भी यही है, ठीक है। तो ये अपने पास में आ रहा है क्या, सर्किल। और सर्किल जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त। इसके लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, 0। इसके लिए जो अपने पास में ई की वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है। ये मैं डिस्टेंस मान लेता हूं कितना है, r, और ये एंगल कितना है, थीटा, क्योंकि अपन इसी के टर्म्स में पढ़ रहे हैं सारा सब कुछ। दूसरा ये आएगा अपने पास में क्या, इलिप्स, जिसको क्या बोलते हैं अपन, दीर्घवृत्त। दीर्घवृत्त, इसके लिए ई की वैल्यू कितनी होती है अपने पास में, लेस देन 1। ये ई की वैल्यू किसके लिए होता है, लेस देन 1, ठीक है। इसको हिंदी में दीर्घवृत्त बोला जाता है। इलिप्स हो गया अपने पास में। तीसरा, ये जो पार्ट आ रहा है ये क्या है, पैराबोला, वलय। इसके लिए ई की वैल्यू कितनी होती है, 1। और जो ये पार्ट आ रहा है, चौथा पार्ट ये वाला, ये है आपका हाइपरबोला, ठीक है। हाइपरबोला को बोलते हैं परावलय। इसकी वैल्यू, ई की वैल्यू क्या रहेगी, ग्रेटर देन 1। तो मैंने क्या किया, जितने भी अपन ने ट्रेजेक्टरीज पढ़ी, जितने भी प्रक्षेप पथ के बारे में अपन ने स्टडी की है, ठीक है, उन सबको एक ही डायग्राम में शो कर दिया है। इस तरीके से अपने क्या बता सकते हैं अपन, इस डायग्राम से ये बता सकते हैं कि भाई कौन सा पाथ आपका कण लेगा। अब वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जीज पे, ठीक है, उसकी एनर्जी पे डिपेंड करेगा, उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। ये भी अपने पास में डिपेंडेंसी आती है, इसके बारे में भी अपन स्टडी करेंगे आगे। तो ये एक है और ये पूछ लेता है, ठीक है। तो अपने को ये कंटिन्यू रखना है भाई एक ही डायग्राम के अंदर। तो इस डायग्राम को फटाफट से आप क्या करो, बना लो, ठीक है। और इसमें थोड़ी बहुत मैं एक आध चीज़ और लिखाऊंगा कि भाई अपने पास में एनर्जीज कितनी होंगी, ठीक है, ये सारी वैल्यूज कितनी आएंगी। एक चीज और करवाएंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे अपने ऑर्बिटल पे। चलें आगे, ये डायग्राम हो गया। अब देखो, अब अपन ने ये तो बात कर ली कि भाई अपने पास में 4 तरीके के पथ आ रहे हैं, लेकिन अपन को कैसे पता लगेगा कि कण आपका इलिप्स में है, सर्किल में है, पैराबोला में है या हाइपरबोला में है, ये कैसे पता लगेगा। तो उसकी एनर्जीज अपन को क्या करती है, डिसाइड करती है, ठीक है। उसकी एनर्जीज डिसाइड करती है, ऊर्जा, एनर्जी। अब क्योंकि आपकी जो एनर्जी होती है E इज इक्वल टू, ये मैंने ड्राइव करवाया था, आपके पास में फॉर्मूला कितना था, mk² ओवर 2j E² - 1। ये एक मैंने फॉर्मूला प्रीवियस क्लास में क्या करवा चुका हूं, ड्राइव करवा चुका हूं, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं बात करूं किसकी, वृत्त की, सर्किल की, तो सर्किल के लिए E का मान कितना होता है, 0। E की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस के mk² ओवर 2j, यही आएगा अपने पास, ठीक है। बात अगर मैं करूं किसकी, एलिप्स की, एलिप्स की बात करते हैं अपन। दीर्घवृत्त, तो दीर्घवृत्त के लिए तो E का मान क्या होता है, लेस देन 1 ही तो होता है। E का मान अपने पास में क्या होगा, लेस देन 1, ये अपने पास में। तो एक बार बताओ, अपने पास में अगर E का मान लेस देन 1 कर दिया मैंने, ये, तो अगर E का मान लेस देन 1 है तो E² का मान तो और भी कम होगा। जैसे मान लो फॉर एन एग्जांपल, अगर मैंने E का मान 0.5 ले लिया जो कि 1 से कम है, तो E² करूंगा तो कितना हो जाएगा, 0.25, ये तो और भी छोटा हो जाएगा। अगर ये और भी छोटा हो गया तो एक बार बताओ, इसका मतलब अपने पास में एनर्जी कैसी आएगी यहाँ पे, नेगेटिव। ये भाई 1 में से कुछ माइनस होगा ना, छोटी वैल्यू माइनस कर रहे हैं, तो E यहां पर अपने पास में कितना हो जाएगा, mk² ओवर, देखो डिपेंड तो E की वैल्यू पे ही करेगी। आप E की वैल्यू कितनी दे रखी है,
तो ये ओवरऑल कैसा आएगा आपका, ऋणात्मक आएगा, नेगेटिव आएगा। ई जो होगा यहां पर कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, ई अपने पास में कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अगर मैं बात करूं किसकी, पैराबोला की, पैराबोला वलय। अब वलय के लिए ई का मान कितना होता है, 1। 1 रख के देखो, एनर्जी कितनी आ रही है, 0। इसमें तो एनर्जी ही नहीं है ना, इसकी इस ट्रेजेक्ट्री में तो कोई एनर्जी ही नहीं आ रही। ई की वैल्यू टोटल कितनी हो रखी है अपने पास में, 0। और अगर मैं बात करूं किसकी, हाइपरबोला की, परावलय। परावलय की अगर मैं बात करता हूं तो ई अपने पास में क्या होगा, सॉरी ग्रेटर देन 1। ई की वैल्यू कितनी होगी यहां पे, ग्रेटर देन 1। अगर 1 से बड़ी होगी तो ई कैसा आएगा वो आपके पास में, ये पॉजिटिव आएगा, धनात्मक। इसका मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, धनात्मक आएगा। ठीक है, मैं ये क्यों करा रहा हूं और मुझे क्यों ये बताना पड़ रहा है आपको कि भाई ई की वैल्यूज पे अपन कैसे डिसाइड करते हैं। देखो एक्चुअली क्या होता है, मैंने आपको अभी जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है अपना पास में ऑर्बिटल इक्वेशंस, कक्षीय समीकरण। ये अपन को पढ़ना है। अब कक्षीय समीकरण का मतलब होता है कि आपका पहली कंडीशन कि आपका जो कण होगा वो बद्ध होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। ठीक है, वो किसी एक ट्रेजेक्ट्री में या किसी एक प्रक्षेप पथ के अंदर कैसा होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए, बद्ध होना चाहिए। और बद्ध होने के लिए पहली कंडीशन ये होती है कि उसकी एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, एनर्जी जब भी अपन नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं फिजिक्स के अंदर, जब भी अपने पास में नेगेटिव एनर्जी आती है, ऑलवेज रिमेंबर दैट कि वहां पे जो बल लगने वाला है ना वो भी आकर्षण होगा, और आपका जो पार्टिकल है, जो कण है, वो कैसा होगा, बाउंड होगा, बद्ध होगा। कैसा होगा, बाउंड होगा, बद्ध होगा। अब एक बार बताओ, अपने पास में सिर्फ 2 ही ये केस ऐसे आते हैं जिनमें अपने पास में एनर्जी कैसी आ रही है, इसमें भी नेगेटिव है, इसमें भी नेगेटिव है। सिर्फ 2 ही केस ऐसे हैं, इसमें 0 है और इसमें पॉजिटिव है। इसका मतलब यहां पर पार्टिकल बद्ध नहीं रहेगा, यहां पे पार्टिकल आपका बाउंड होगा ही नहीं। सिर्फ बाउंड होने के लिए अपने पास में यही 2 कंडीशन आ सकती हैं, या तो सर्किल में घूमे या किस में घूमे, इलिप्स में घूमे। तो अपन को आगे यही स्टडी करना है। अब अगर आपका पार्टिकल वृत्त में है, सर्किल के अंदर है, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी, मतलब एनर्जी, वेग कितना होगा, वेलोसिटी, टाइम पीरियड कितना होगा, आवर्तकाल, और रेडियस कितना होगा। ठीक है, अगर सर्किल के अंदर है तो कोई कितने रेडियस से अपने पास में घूमेगा। तो ये सारी वैल्यूज अपन को क्या करनी है, डिटरमाइन करनी है। इसीलिए मैंने ये एनर्जी का पार्ट बताया। रिमेंबर दैट, मैं फिर से एक बार दोहरा रहा हूं ये चीज कि अगर आपका पार्टिकल किसी कक्षीय पथ में है, मतलब कक्ष में घूम रहा है, किसी कक्ष के अंदर है, तो कक्ष 2 तरीके के हो सकते हैं, एक तो वृत्त और एक कौन सा हो सकता है, दीर्घवृत्त। वन इज, अगर आपका, मैं इंग्लिश में भी थोड़ा रिपीट कर देता हूं कि अगर आपका पार्टिकल किसी ऑर्बिट के अंदर है तो ऑर्बिट 2 ही तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी, सर्किल या इलिप्स। ठीक है, सर्किल हो सकती है या इलिप्स हो सकती है। और ऑर्बिट के अंदर आपका पार्टिकल कैसा होता है, बद्ध होता है, बाउंड होता है, और उनके लिए एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव, और जो कि आ भी रही है। तो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपका कण बद्ध की बात करेगा तो उसके लिए एनर्जी कैसी आएगी, हमेशा नेगेटिव आएगी। या फिर ऐसे कह लो कि अगर किसी की वैल्यू, एनर्जी किसी भी कण की या किसी भी वस्तु की अगर अपने पास में, अगर वो केंद्रीय बल के अंतर्गत है और किसी एक पॉइंट के मूल बिंदु के चारों तरफ घूर्णन कर रहा है और उसकी अगर एनर्जी नेगेटिव आ रही है, तो ध्यान रखना या तो सर्किल हो सकता है वो, या फिर क्या हो सकता है, इलिप्स हो सकता है। अब फर्क क्या आएगा इन दोनों में, वो अपन डिस्कस करेंगे अगले। ठीक है, तो ये एक बार बस मेरा समझाने का काम था आपका। अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना काम। तो अब ध्यान देना, अगर आपको उतारना है तो एक बार को आप उतार लो। ठीक है, मैं आगे स्टार्ट करता हूं। तो देखो, ध्यान दो। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो अपने पास में, एक मिनट, अपने पास में ये जो अपने पास में टॉपिक है वो क्या है, ऑर्बिटल इक्वेशंस, कक्षीय समीकरण। और इन जो कक्षीय समीकरण में अपने को पढ़ना है, पहली कौन सी आ रही थी, सर्किल आ रही थी। अभी अभी बताया ना मैंने आपको, पहली कौन सी आ रही थी अपने पास में, सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्तीय कक्ष या वृत्तीय कक्षा, जो भी हो आपके पास में। ठीक है, वृत्तीय कक्ष। ठीक है, पहला कौन सा आ रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट या वृत्तीय कक्ष। अब देखो, इसको मैं डायग्राम से भी शो करूंगा हल्का सा,
डायग्राम से थोड़ा बनाएंगे ना तो अच्छे लगेगा कि हाँ भाई समझ में भी अच्छे से आएगा। ये जैसे मान लो आपके पास में कोई एक सर्किल है और इस सर्किल में कोई आपके पास में कण है, ये वाला। ये कण क्या कर रहा है, इस सर्किल में घूर्णन कर रहा है और इसका जो मूल बिंदु है, जिस मूल बिंदु के चारों तरफ घूर्णन कर रहा है, वो इसका क्या रहेगा, सेंटर। वो इसका क्या रहेगा, सेंटर। इसका सेंटर यहां कहीं होगा। ये सेंटर होगा, ठीक है, ये सेंटर होगा। इस सेंटर से जो अपने पास में गुजरने वाली लाइन होगी ये वाली है, ठीक है। मैं मान लेता हूं इसका रेडियस कितना है, r, ठीक है। और मैं मान लेता हूं यहां से स्टार्ट कर रहा है तो थीटा नॉट की वैल्यू भी 0 रहेगी। थीटा नॉट क्यों बोल रहा हूं मैं अभी आगे बताऊंगा। अब वो थीटा के साथ में चेंज होता जाएगा। थीटा नॉट रेफरेंस पॉइंट होगा आपका, ठीक है। कोई भी एक पॉइंट ले लिया जहां से अपने पास में पार्टिकल मूव करना स्टार्ट किया, ठीक है। मान लेता हूं ये रेस्ट पे था यहाँ पे, अब यहीं से स्टार्ट किया तो थीटा नॉट की वैल्यू तो अपन ने 0 रख लेंगे। तो ये अपन ने क्या कर लिया, लेट कर लिया। माना कोई कण वृत्त कक्षा में घूर्णन कर रहा है, जिसकी त्रिज्या r है, ठीक है। लेट अ पार्टिकल is moving in circular orbit with radius small r, ठीक है। अपने पास में कोई भी एक पार्टिकल है, किसमें, r त्रिज्या में क्या कर रहा है, घूर्णन कर रहा है और सर्कुलर ऑर्बिट है वो, ठीक है। और रेडियस कितना है उसका, r। ये मैंने अपनी तरफ से लेट कर लिया और ये डायग्राम भी बना दिया। अब इस r की वैल्यू क्या होगी, इस r की वैल्यू कितनी आएगी वो अपन स्टडी करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट ही है अपने पास में रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या, ये अपने को स्टडी करना है, ठीक है। वृत्तीय कक्ष की त्रिज्या। अब इसको स्टडी करने के लिए अपने को किसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, सांकव समीकरण। इसीलिए मैंने पढ़ाए थे वो। मैंने एक चीज आपको पहले ही बताई है और मैं अभी भी रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं, कुछ समझ में नहीं आएगा। रिमेंबर दैट, यहीं से स्टार्ट कर रहे हो तो पहले प्रीवियस क्लास देख लेना। उस प्रीवियस क्लास में अपन ने क्या क्या पढ़ा है, क्योंकि वही रिलेट करके आगे जाएगा, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूं। तो सांकव समीकरण से फ्रॉम कोनिक सेक्शन इक्वेशन या फ्रॉम कोनिक इक्वेशन, एक ही बात है, ठीक है। कोनिक सेक्शन की अगर अपन इक्वेशन देखें तो ये कितनी आएगी, r इक्वल्स टू कितना हो जाएगा अपने पास में, L/1 + e cos थीटा। यहाँ पे थीटा माइनस थीटा नॉट आता है, ठीक है। थीटा माइनस थीटा नॉट आता है, पर यहाँ पे थीटा नॉट तो अपन ने कितना ले लिया है, 0। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है ना, तो फिर थीटा नॉट की जगह तो अपने पास में यही रह जाएगा, r इक्वल्स टू 1 + e cos थीटा। अब एक बताओ, वृत्त के लिए e का मान कितना होता है, e का मान 0 होता है, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं, फॉर अ सर्किल वैल्यू ऑफ e इज 0, ठीक है। इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता बोलते हैं इसको, ठीक है। तो उत्केंद्रता का मान अपने पास में कितना होता है, 0 होता है। तो r बराबर देखो कितना आ जाएगा, r बराबर बचेगा सिर्फ l। अब l अपन जानते हैं कितना आता है, L²/m के। अच्छा, ये मैंने शायद प्रीवियस क्लास में p लिखवाया होगा यहाँ पे, तो p लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
कई कई बुक्स में एल भी लिखा रहता है तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में हो जाता है। तो पी बराबर कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर बाई एम के। ये मैंने प्रूफ भी करवाया था पिछले सेक्शन, पिछली प्रीवियस क्लासेस में सब मिलेगा ये। तो यहाँ पे अपने को पता लग रहा है कि जो रेडियस है, अर्थात जो रेडियस आ रहा है आपके पास में वो कितना आ रहा है, इसको हटा देता हूँ मैं। रेडियस कितना आ रहा है अपने पास में, एल स्क्वायर ओवर एम के, जो कि एक कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है अपने पास में, क्योंकि एल तो अपने आप में कांस्टेंट है, एम अपने आप में कांस्टेंट है। कि चेंज हो सकता है क्या, हो तो सकता है। कि एक्चुअली में यहां पे है क्या, अपन ने के लेट किया था ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन में, गुरुत्वाकर्षण अन्योन्य क्रिया के अंदर। उधर अपन ने के कितना माना था, GM1 M2, ये है वो के, ठीक है। लेकिन उसमें से एक m ये आ रहा है बाहर, मतलब इस पार्टिकल का m तो बाहर आ चुका है। अब यहां पर जो k है या तो GM2 होगा या हो सकता है कुछ और ही वैल्यू हो, तो कांस्टेंट है ये भी। तो L भी कांस्टेंट, M भी कांस्टेंट और K भी कांस्टेंट। तो वृत्तीय जो अपने पास में कक्षा होती है उसका जो रेडियस होता है, ठीक है, जो रेडियस होता है वो किस पे डिपेंड करता है, देखो मास पे डिपेंड कर रहा है आपके पार्टिकल के, आपके कण की मास के ऊपर डिपेंडेंसी करता है। देखो मास पे डिपेंड कर रहा है, ऊपर से उसके एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग पे निर्भर करता है, और कांस्टेंट के पे क्या करता है, निर्भर करता है। तो इसका मतलब अपने पास सर्किल के लिए हमेशा आर कैसा रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ठीक है, कांस्टेंट बना रहेगा। तो ये है अपने पास में रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट। यहां पे ये खत्म होता है इसका पहला पार्ट। आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। देखो अब दूसरा पार्ट अपने को बताना है कि भाई इसमें इसकी ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है, ऊर्जा कितनी होगी। चलो वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड पार्ट, ऊर्जा, एनर्जी, या फिर ऐसे लिख दूं मैं, एनर्जी ऑफ अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, या एनर्जी इन सर्कुलर ऑर्बिट, एनर्जी इन सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्तीय कक्ष में ऊर्जा, वृत्तीय कक्ष में ऊर्जा। देखो मैं अभी भी यही बता रहा हूं कि अपने वृत्तीय कक्ष के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी दीर्घवृत्त के बारे में नहीं पढ़ा। दीर्घवृत्त के बारे में भी अपन स्टडी करेंगे, वो थोड़ा अलग है। तो एनर्जी इन सर्कुलर ऑर्बिट, ये मैंने अभी अभी पढ़ाया था, नेगेटिव आएगी, ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव आनी चाहिए, क्योंकि आपके पास में जो सर्कुलर ऑर्बिट है, कक्ष क्या होता है, बाउंड स्टेट होती है, बद्ध होता है, उसमें कण तो बद्ध रहता है, और बद्ध रहने के लिए अपने पास में एनर्जी कैसी होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं भैया, हम ही जानते हैं, फिजिक्स वाले तो सब कुछ जानते हैं, वी नो दैट, ठीक है। तो E का मान अपन ने कितना निकाला था, E का मान कितना आया था अपने पास में, m k स्क्वायर ओवर 2j E स्क्वायर माइनस 1। अभी भी तो निकाल लिखा था मैंने, m k स्क्वायर ओवर 2, अच्छा यहाँ पे j स्क्वायर आएगा, सॉरी 2j स्क्वायर, ठीक है, E स्क्वायर माइनस 1, ये अपन ने कैलकुलेट किया था। तो एक बार बताओ, फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट, वृत्तीय कक्ष के लिए ठीक है, E कितना होता है 0, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस के m के स्क्वायर ओवर 2j स्क्वायर, ठीक है। ये एनर्जी आएगी किसके लिए, सर्कुलर ऑर्बिट के लिए, रिमेंबर दैट, ठीक है। यह एनर्जी होगी अपने पास में किसमें, जब सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर आपका कण क्या कर रहा होगा, घूर्णन कर रहा होगा, उस सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा होगा, तो उस टाइम पे उसकी एनर्जी जो होगी वो ये होगी। सारी चीजें कांस्टेंट ही हैं, अभी भी एनर्जी फिर भी कांस्टेंट रहेगी, एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, वो भी नेगेटिव के अंदर, तभी तो बराबर घूमता रहेगा। एनर्जी में कम या ज्यादा कुछ हुआ, कम या ज्यादा कुछ भी हुआ, तो अपने पास में जो एनर्जी, जैसे मान लो इसकी एनर्जी में कम या ज्यादा कुछ करते हो, तो फिर अपने पास में जरूरी नहीं है अब वो सर्किल में रहे, हो सकता है इससे बाहर निकल जाए,
कुछ और अपने पास में ट्रेजेक्ट्री आ जाए, क्योंकि देखो डिपेंड ही इस एनर्जी पे करेगा। यही तो समझा रहा हूं मैं इतनी देर से। आपके पास में जो ये चीज आ रही है, एनर्जी जो आ रही है, सारा खेल एनर्जी और इस उत्तर केंद्रता, इसेंट्रिसिटी का ये है। ये चीजें समझ में आ गई ना, तो अपन ये बता सकते हैं कि भाई कौन से ट्रेजेक्ट्री के अंदर चल रहा है आपका पार्टिकल। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में क्या, दूसरा पॉइंट। तीसरे पॉइंट की बात करें, एनर्जी हो गई। देखो तीसरा पॉइंट क्या आता है, तीसरा पॉइंट आएगा टाइम पीरियड। उसमें उसका आवर्तकाल कितना होगा। आवर्तकाल, अब देखो एक चीज समझना, आवर्तकाल की हमें क्या जरूरत पड़ रही है यहां पे, एक चीज समझना मेरे पास में। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास में सर्कल में या इलिप्स के अंदर कोई पार्टिकल आपका अगर मूव करता है, ठीक है, कोई पार्टिकल अगर आपका मूव करता है, जैसे ये यहाँ से गया गया गया, ये वापस इधर आया, इधर आया, इधर आया, इधर आके वापस यहीं आ गया, फिर वापस से स्टार्ट करेगा, मतलब इसी पॉइंट से वो बार बार रिपीट करेगा। इस पॉइंट से गया, वापस आया, फिर रिपीट करेगा, फिर वापस आया, फिर रिपीट करेगा, फिर वापस आ गया। यही हो रहा है अपने साथ में, बार बार एक ही पॉइंट से क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। पीरियोडिक मोशन हो रहा है। कैसा मोशन हो रहा है ये, पीरियोडिक मोशन हो रहा है, बार बार एक ही पॉइंट से गुजर रहा है। तो पीरियोडिक मोशन का मतलब हो गया एक तरीके से ये दोलन कर रहा है, ऑसिलेशंस कर रहा है एक ही पॉइंट पे। ऑसिलेशंस क्या होते हैं, जैसे मान लो अगर सिंपल पेंडुलम की बात करूं मैं, सरल दोलित्र की, तो कुछ इस तरीके से देखो, इस पॉइंट तक जाएगा, फिर वापस यहां आएगा, फिर वापस यहां जाएगा, वापस यहां जाएगा। तो मतलब इसी पॉइंट के चारों तरफ, इस पॉइंट के ही दोनों तरफ क्या कर रहा है, सेम डिस्टेंस पे क्या करता रहता है, ये ट्रेवल करता है। ठीक है, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि भाई आपके पास में जो यहां पे कण है क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है। किस पॉइंट के थ्रू, इसी पॉइंट के जहां से इसने स्टार्ट किया, तो इस पॉइंट के थ्रू क्या कर रहा है, दोलन कर रहा है, ऑसिलेशन कर रहा है। अब ऑसिलेशन करेगा, दोलन करेगा, तो इसकी कुछ आवृत्ति भी होगी, बिल्कुल होगी भैया। देखो सीधी सीधी बात है, अगर दोलन आते हैं तो दोलन की क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है। किस फ्रीक्वेंसी से वो दोलन कर रहा है, और अगर फ्रीक्वेंसी आ गई तो फिर भैया आवर्तकाल भी आएगा। अब आवर्तकाल है क्या चीज, आवर्तकाल होता है कि यहां से जब ये पार्टिकल आपका चला, आया, दोबारा आया, इस पॉइंट तक आने में उसने कितना टाइम लिया, मतलब एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लिया। ठीक है, एक चक्कर को पूरा करने में जितना टाइम लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं अपन, आवर्तकाल या टाइम पीरियड। ठीक है, उसी को क्या बोला जाता है, आवर्तकाल या टाइम पीरियड। मतलब इसको एक चक्कर को पूरा लगाने में। ऐसे अपन ये वेव पढ़ते थे ना, ये देखो ऐसे वेव, ये वेव होती थी इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगा, ये यहां से यहां तक आया, मतलब ये यहां से लेके यहां आधा पहुंच गया, इस जगह पे आ गए। फिर अगले साइकिल में गए यहां से यहां तक, ये यहां पे, ये आधा साइकिल है। तो मतलब यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लेता है, ये जीरो से लेके अपन टी लेते हैं। ये पूरा इसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, क्योंकि वेव आपकी इसी तरीके से चलती है आगे। ठीक है, कोई भी वेव होगी, ऑसिलेटरी वेव होगी या दोलन अपने पास में तरंगें होंगी, तो वो इसी तरीके से क्या करती हैं, आगे प्रोपागेट करती हैं। वही चीज मैंने यहां से समझा रहा हूं कि अपने पास में आवर्तकाल क्यों आता है। आवर्तकाल होता है कि अगर कोई सर्कुलर में या किसी इलिप्स के अंदर, जैसे अपनी पृथ्वी भी चक्कर लगा रही है भाई सूर्य का, तो 365 दिन होते हैं। पृथ्वी का आवर्तकाल कितना होता है, 365 दिन। ठीक है, वो लीप ईयर में 366 हो जाता है, लेकिन बेसिकली अगर अपन देखा जाए तो कितने दिन होते हैं, 365 दिन। मतलब वो सूर्य के जब चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कितने दिन में अपना मतलब कितने आवर्तकाल के अंदर अपना वो पूरा कर लेती है, 365 दिन लगते हैं उसको एक सर्किल पूरा करने में। कितने दिन लगते हैं, 365 दिन। ऐसे ही अलग अलग पिंड का अलग अलग होता है। ठीक है, अपने 365 हैं, मार्स का अपना अलग है, मंगल ग्रह का। ठीक है, जुपिटर जो है, बुध ग्रह जो, उनका अपना अलग है। तो सबका अपना अलग अलग होता है। ठीक है, सबका अलग अलग है, क्योंकि अब मैं बताऊंगा वो अलग अलग भी क्यों आता है, उसका भी अभी रीजन देंगे। कैपलर्स का नियम, कैपलर्स के नियम अभी बताऊंगा, इधर से प्रूफ हो जाएगा वो भी। तो हर एक चीज बेटा रिलेट करती है, और इतना डीप डेप्थ में इसलिए समझा रहा हूं मैं, क्योंकि मेरा बस चले तो मैं डेरिवेशन करा दूंगा, लेकिन डेरिवेशन से कोई मतलब नहीं है ना। आवर्तकाल आ क्यों रहा है, उसका डेप्थ जानो, उसकी मीनिंग जानो कि भाई आवर्तकाल की हमें जरूरत पड़ क्यों रही है यहां पे। ठीक है, चलो, तो
आवर्तकाल निकालना है अपने को। अब आवर्तकाल निकालने के लिए अपने पास में फॉर्मूला था कौन सा वाला, एंगुलर मोमेंटम वाला लगाते क्या, ठीक है। अभी अभी निकाला था ना मैंने आर से भी निकल जाएगा, आप इससे भी यूज करके निकाल सकते हो। देखो ये आर निकाला था ना मैंने, इस फॉर्मूले को यूज ले लेंगे अपन, ठीक है। तो ये लिख सकते हैं अपन, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट, फॉर सर्कुलर ऑर्बिट या वृत्तीय कक्ष के लिए, वृत्तीय कक्ष के लिए जो अपने पास में आर का मान होगा, आर का मान कितना होगा, ये हो जाएगा एल ओवर, सॉरी एल तो अपन ने ये तो निकाल ही लिया ना, कितना आया था एल स्क्वायर ओवर एम के, इसी की वैल्यू आ रही थी अपने पास में। आर अभी भी निकाला था, आर की वैल्यू कितनी आ रही थी एल स्क्वायर ओवर एम के, ये अपन ने ड्राइव किया था अभी। अच्छा, जो आपका कोणीय संवेग होता है, कोणीय संवेग की परिभाषा से from the definition of angular momentum, अगर मैं एंगुलर मोमेंटम की डेफिनेशन से चलूं तो अपने पास में जे, देखो सॉरी एल की वैल्यू कितनी होती है, जे से भी डिनोट कर देते हैं एम आर स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। एम आर स्क्वायर कितना होता है अपने पास में, ये कितना आता है ओमेगा। बोले सर अब ये कहाँ से आ गया, क्या ही कुछ भी करा रहे हो, देखो सुनो हर चीज़ का मीनिंग बताऊंगा। आर कितना होता है एल क्रॉस में पी, ये कितना हो जाएगा एल क्रॉस में एम वी, ये एम आर क्रॉस में वी, एल की वैल्यू आ गई, वी कितना होता है एम, अगर मैं इसको ओपन करता हूं इसका मैग्नीट्यूड तो ये कितना हो जाएगा एम आर वी साइन थीटा, ये आएगा अपने पास में। एक बार बताओ, ये आर और ये वी, दोनों के बीच में एंगल कितना, सॉरी दोनों के बीच में एंगल कितना होता है 90, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 90, एल कितना आएगा एम वी आर, सीधा सीधा बात है, ठीक है। और v कितना होता है आर ओमेगा, एल कितना आ जाएगा एम ओमेगा आर स्क्वायर, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। अब बोले ये v बराबर कितना होता है आर क्रॉस में ओमेगा, ये आर ओमेगा। अब एक बार बताओ, आर ये है और इसके बाहर की तरफ आएगा ये ओमेगा, ऐसे होता है ऐसे बाहर की तरफ, ठीक है। कहाँ पे आएगा ऐसे बाहर की तरफ आएगा इधर ओमेगा, ओमेगा इधर घूम रहा है ऐसे घूमेगा ये, ठीक है। इसको ऐसे समझो, ये सर्किल है, ये आर है, ये ऊपर की तरफ, ये इस तरीके से ये ओमेगा होगा। तो ओमेगा और आर के बीच में भी एंगल कितना आता है 90, साइन 90 आ जाएगा। तो v इक्वल टू कितना बचेगा आर ओमेगा, इसका मैग्नीट्यूड v इक्वल टू कितना बचेगा आर ओमेगा, उस वैल्यू को रखोगे तो एम आर स्क्वायर कितना आएगा ये ओमेगा, ठीक है। 11th-12th का बेसिक है पर मैंने एक बार फिर भी समझा दिया ये कैसे आ रहा है, ठीक है। अगर आपको उतारना है तो आप एक काम करना, अभी ही स्टॉप करके उतार लो, ठीक है। मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि मेरे को तो आगे डेरिवेशन करवाना है, अभी स्टॉप करके आप उतार सकते हैं। तो आगे बढ़े, देखो अब ये एल वगैरह तो अपन ने लिख लिया पूरा। तो एंगुलर मोमेंटम की परिभाषा से अपने पास में जो एल की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, यही आ रहा है अपने पास में, ठीक है। तो इसको इधर रख दो, तो आर कितना हो जाएगा अपने पास में, देखो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर ओमेगा, इसका होल स्क्वायर ओवर कितना आ जाएगा ये एम के, ये वैल्यू रहेगी ना। आगे प्रोसीड करें इसको, तो देखना अभी यहां पर आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से वैल्यू कितनी आएगी एम स्क्वायर आर की पावर 4 ओमेगा स्क्वायर ओवर एम के, आर से ये कैंसिल, एम से ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचा 1 इक्वल्स टू एम आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर ओवर के, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है के ओवर एम आर क्यूब, ठीक है। के ओवर एम आर क्यूब ओमेगा स्क्वायर, ये क्या आ रहा है बेटा, क्वेश्चन तो इस पे ही पूछ सकता है,
न्यूमेरिकल है, कैसे बना सकता है? ये आपके पास में आ रहा है कोणीय आवृत्ति, कोणीय आवृत्ति जिसको बोला जाता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और सुनो, इससे रिलेट करके एक और चीज बना सकता है यहां पे, मैं यही कर देता हूं, क्योंकि अब आपके पास में जो ओमेगा होता है वो कितना होता है 2 पाई एफ, ये रेखीय आवृत्ति होती है, लीनियर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको। तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ओमेगा अपॉन में 2 पाई, ठीक है। एफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, के ओवर एम आर क्यूब 4 पाई स्क्वायर। ये क्या होगी आपकी रेखीय आवृत्ति, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये भी निकाला जा सकता है, ठीक है। न्यूमेरिकल में कैसे बच्चा फंस जाता है यहाँ पे, ठीक है। वो यहीं तक पूछेगा लेकिन वो पूछ ये लेगा, अब बोले यार सर ने तो सिर्फ ओमेगा करवाया था, एफ कहाँ से करें? रिलेशन याद रख लीजिए। वैसे ये 11वीं 12वीं की चीजें हैं, पर मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है न्यूमेरिकल में अटक जाता है बच्चा। और बीएससी में जो सेमेस्टर 1 और जो सेमेस्टर 2, मतलब अब जो सेमेस्टर सिस्टम आपका चला है उसमें न्यूमेरिकल भी 5-5, 6-6 नंबर का आ रहा है। मतलब अगर 3 लाइन का भी न्यूमेरिकल है तो 6 नंबर दे रहा है, बड़ी बात है ये अपने आप में। पहले न्यूमेरिकल तो चलो ठीक है 1.5-2 नंबर के आते थे, 2 नंबर का ज्यादा से खींच के 3 नंबर का हो जाता था, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन अब तो न्यूमेरिकल ही 5 नंबर या 6 नंबर का आ रहा है। तो इतने से फॉर्मूले में 6 नंबर ले जाओगे आप, उस चीज का भी अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास में क्या, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई, ठीक है। लीनियर फ्रीक्वेंसी भी निकाल दी। अब जो आपके पास में आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल की बात करो, टाइम पीरियड, देखो टाइम पीरियड कितना होगा, टी बराबर कितना होता है, ध्यान रखना है अपने को हमेशा 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। टी बराबर कितना होता है 2 पाई बाई ओमेगा। तो टी बराबर कितना, टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर ओवर ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू रहेगी अपने पास में। टी स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है ये रखी हुई, के ओवर एम आर क्यूब, सॉरी के ओवर एम आर क्यूब, ये वैल्यू आएगी, ठीक है। यहां से अपने पास में कितना आएगा ये, देखो यहां से मैं एरो लगा देता हूं, यहां से यहां पर टी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब एम ओवर के, और टी स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम ओवर के इंटू आर क्यूब, ठीक है। तो यहां से ना अपने को एक रिलेशन पता लग रहा है, क्या कि टी स्क्वायर जो है वो किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है, आर क्यूब के। टड़ा, क्या चीज आ गई है, कैपलर्स लॉ। मैंने क्या कहा था, जितने भी आपके पास में पार्टिकल्स होंगे, जो भी कण होगा, अगर वो किसी वृत्त में, दीर्घ वृत्त में, किसी में भी घूर्णन कर रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है, आवर्तकाल का जो अपने पास में स्क्वायर करेंगे, वो हमेशा दूरी के क्यूब के बराबर आता है, या उसके समानुपाती होता है, उसके प्रोपोर्शनल होता है। टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर क्यूब के। और इसी से डिसाइड होता है किसी भी प्लैनेट का या किसी भी पिंड का आवर्तकाल क्या होगा। जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी ना, जितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, देखो स्क्वायर में है अपने पास में, ये क्या है स्क्वायर के अंदर, उतना ज्यादा ही उसका क्या होगा, आवर्तकाल होगा, उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, आवर्तकाल होगा। इसीलिए प्लूटो जो अपने पास में लास्ट जो पिंड है, उसका आवर्तकाल बहुत ज्यादा होता है। शायद मेरे हिसाब से, मेरे को भी रिमेंबर नहीं है, 260 या फिर 262 अर्थ ईयर्स के बराबर होता है। उसको एक चक्कर लगाने में इतना टाइम लगता है। वहीं अगर मैं मरकरी की बात करूं तो शायद मरकरी का अपने पास में 88 डेज के आसपास ही कंप्लीट हो जाता है। मतलब पृथ्वी के 88 दिन, पृथ्वी के 88 3 महीने हो गए लगभग से, वो 3 महीने के अंदर ही कंप्लीट कर लेता है पृथ्वी के हिसाब से। और प्लूटो कितने में कर रहा है, शायद 200-250 के आसपास रेंज होती है, 250-260 के आसपास रेंज होती है। इतने पृथ्वी साल लग जाते हैं उसमें कंप्लीट करने में, वो सब इसी का डिफाइंड है। तो ये अपने पास में क्या आ रहा है, कैपलर्स थर्ड लॉ, ये भी यहां से डिसाइड होता है, ठीक है। तो ये इसका क्या आ गया, आवर्तकाल। चौथा चले, लास्ट पॉइंट,
वेग या वेलोसिटी किसके अंतर्गत, इसी सर्कुलर ऑर्बिट की बात कर रहे हैं अभी तो अपन, चौथा पॉइंट यही है, ठीक है। तो वेलोसिटी देखो कितनी होगी, v इज इक्वल टू कितना होता है, आर ओमेगा, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v बाई आर। ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर अभी अभी निकाला था अपन ने, कितना था, ये रखा हुआ k अपॉन में एम आर क्यूब, तो v स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, k अपॉन में एम आर क्यूब, यही रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। v स्क्वायर कितना आ रहा है, k अपॉन में एम आर, और v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन में k अपॉन में एम आर अंडर रूट। यहाँ से एक चीज़ पता लगती है कि जो वेलोसिटी होगी ना वो अंडर रूट आर के बराबर आती है, ठीक है। तो अपने पास में जो पृथ्वी की जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर रहेगी, हमेशा अंडर रूट आर के बराबर। अब ये केस इलिप्स में अगर पॉसिबल है या नहीं है, क्योंकि कैपलर्स के हिसाब से तो जितने भी पिंड सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं वो इलिप्स के अंदर लगाते हैं, अपन तो सिर्फ सर्कुलर का पैटर्न पढ़ रहे हैं अभी। तो सर्कुलर के केस के अंदर अगर कोई भी अपना पिंड सर्कुलर में होगा उसकी वेलोसिटी ये होगी, उसकी दूरी पता कर लो, सन से कितनी दूरी पर है उसका रूट निकाल दो, उसके प्रोपोर्शनल आएगा अपने पास में क्या, वेलोसिटी, ठीक है। इनके ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाते हैं अपने पास में, इनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो अब अगली क्लास के अंदर मैं थोड़ा बहुत यही 4 पॉइंट जो हैं, ये इतना सही है, इन्हीं 4 पॉइंटों पे अपन को क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स वगैरह को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जो अपना नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें। फिलहाल यहां पर ये 4 पॉइंट है, इनको एक बार उतार लीजिए, ये सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। ध्यान रखना एनर्जी का नेगेटिव होना क्या बताता है, कण आपका कैसा है, बद्ध अवस्था के अंदर है, बाउंड स्टेट के अंदर है। किसमें है ये, बाउंड स्टेट के अंदर। अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव आती है, पॉजिटिव आती है तो पहली बात तो कक्षा ही नहीं बनेगी वो, ठीक है। ऑर्बिट बनाने के लिए बाउंड स्टेट की जरूरत होती है, कक्ष बनाने के लिए एक बद्ध अवस्था की जरूरत होती है, तो पॉजिटिव एनर्जी में पॉसिबल नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल बेस्ड भी और फिजिकली बेस्ड भी समझने के लिए। फिजिकली मैंने अभी अभी बताया कैप्लर्स का थर्ड लॉ क्या बताता है अपने को, आवर्तकाल के बारे में बताता है, तो फिजिकली भी इंपॉर्टेंट आता है ये पॉइंट, और आपका न्यूमेरिकल बेस में भी इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि देखो छोटे छोटे से फॉर्मूले भी आपके, जैसे ये एक छोटा सा फॉर्मूला है, ये हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है, एक ये हो गया, ये बहुत छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, लेकिन इन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूलों के ऊपर अपने पास में क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। ये इस पे भी पूछ लेगा, देखो कितने छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। तो ये सारा सब कुछ अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। छोटे से फॉर्मूले हैं लेकिन न्यूमेरिकल उतने ही घातक हो जाएंगे इसी पे, ये बच्चा भूल जाता है। और मेरी बात मानो, जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने बैठो ना, आपको है ना उसका एक डेप्थ पता होना चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल करने से पहले कि भाई पहले पढ़ो क्वेश्चन को, पढ़ने के बाद में ये सोचो कि ये किस डेप्थ पे पूछ रहा है, किस रेंज पे लेके जा रहा है क्वेश्चन को। हो सकता है कि फॉर्मूला यहाँ कोई सा भी काम नहीं हो, तुम्हें ड्राइव ही करना पड़ जाए वहां पे, पहले फॉर्मूला ड्राइव करोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, वैल्यू निकालोगे, ये भी तो हो सकता है, ठीक है।